Yes, good morning, everyone. So, process costing, the last part of this chapter we have is inter process profits. Now, many a times in an organization, जो भी हमारे अलग अलग प्रोसेसेस हैं, हो सकता है मैनेजमेंट उनको कॉस्ट सेंटर मानने के बजाय प्रॉफिट सेंटर का स्टेटस दे दें. हाँ, अब ये कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर का कॉन्सेप्ट वैसे अपन जब कॉस्टिंग की लास्ट में थ्योरी पढ़ेंगे उसमें आएगा. दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज़ ओके कि किसी भी एम्प्लॉय को आप रिस्पॉन्सिबल सिर्फ उन चीज़ों के लिए कर सकते हो जो उसकी अथॉरिटी में था. ओके, तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल ओनली फॉर दोज एक्टिविटीज़ जो उसकी अथॉरिटी में है. जो उसकी अथॉरिटी में ही नहीं है उसके लिए उसको ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता. तो अब उस कॉन्सेप्ट पे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हाँ दिस आई एम टॉकिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ अलग अलग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं. फर्स्ट इज़ अ कॉस्ट सेंटर, अनदर इज़ अ रेवेन्यू सेंटर, थर्ड इज़ अ प्रॉफिट सेंटर एंड फोर्थ इज़ इन्वेस्टमेंट सेंटर. कॉस्ट सेंटर का मतलब वो डिपार्टमेंट्स जिनका काम क्या होता है, खर्चा करना, यानी कि उनके कंट्रोल में क्या है, एक्सपेंडिचर. अथॉरिटी उनकी क्या है, एक्सपेंडिचर करने की. तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स की जाती है कि आपको खर्चा करना कितना चाहिए था और खर्चा किया कितना है. भाई अब मान लीजिए उन्होंने खर्चा 10 लाख का करना था, उन्होंने 11 लाख का कर दिया, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल. अब मान लो आप कह दो उन्होंने तो 10 लाख की जगह 10 लाख का ही खर्चा किया पर कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, पकड़ लो उनको. वो कहेंगे भाई हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है, प्रॉफिट कमाना नहीं कमाना वो हमारे हाथ में ही नहीं, क्यों माल बेचना हमारा रोल ही नहीं है, तो दे कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं जिनका काम क्या है सिर्फ मटेरियल बना करके प्रोडक्ट बना करके रेडी करके देना है, जिनका सेल से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको क्या माना जाएगा, कॉस्ट सेंटर. सेकेंड थिंग्स कम्स रेवेन्यू या प्रॉफिट सेंटर. प्रॉफिट सेंटर का मतलब, यार पहले रेवेन्यू सेंटर की बात कर लूँ, वो डिपार्टमेंट जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेवेन्यू को कंट्रोल करने की. अब उनकी रेवेन्यू को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, इसका मतलब उनकी अथॉरिटी भी क्या है, रेवेन्यू जनरेट करना. बताओ कौन सा डिपार्टमेंट होगा जिसको आप रेवेन्यू सेंटर बनाओगे, सेल्स डिपार्टमेंट को. उसका काम क्या है, माल बेच के आना. अगर नहीं बेच पाया ही इज़ रिस्पॉन्सिबल. हाँ, अब मान लीजिए उसने तो जितना बोला उतना माल बेच दिया पर प्रॉफिट नहीं हुआ, क्यों कि उसने कम रेट पे बेचा, तो वो रिस्पॉन्सिबल है. पर प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लग गई, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो कॉस्ट सेंटर. तीसरा आता है प्रॉफिट सेंटर. ऐसे डिपार्टमेंट जिनका ड्यूअल रोल है, खर्चा भी वही करते हैं, रेवेन्यू भी वही जनरेट करते हैं. तो अब उनको जो आप कंट्रोल करोगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं करोगे कि अच्छा तेरी कॉस्ट इतनी लगनी चाहिए, रेवेन्यू इतना होना चाहिए. वो बोलेंगे चलो ये सब छोड़ो, तू तो इतना कमा के दे देना, चाहे कॉस्ट कम करके कमा के दे चाहे रेवेन्यू बढ़ा के दे. ओके, तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स कर दोगे, प्रॉफिट से. और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का मतलब जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का टाइम आएगा, जब बोनस बांटने का टाइम आएगा, जब आप कहेंगे कि प्रमोशन का टाइम आएगा, उसको बोलेंगे हाँ भाई रिपोर्ट कार्ड लिया. कॉस्ट सेंटर वालों से रिपोर्ट कार्ड सिर्फ कॉस्ट का मांगोगे, रेवेन्यू वालों से रेवेन्यू का, प्रॉफिट सेंटर से प्रॉफिट का. और लास्ट एक और होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर, जहाँ पर ROI से इवैल्यूएशन होता है. मतलब उसमें समझिए कॉस्ट भी आ गई, रेवेन्यू भी आ गया, तो प्रॉफिट भी आ गया और इन्वेस्टमेंट भी. कोई डिपार्टमेंट है क्या 10 करोड़ की मशीन लगवा दी और फिर कहा देखो आपने जितना प्रॉफिट का उतना कमा लिया ना. अरे भाई वो 10 करोड़ भी तो लगाए, तो उसका रिटर्न भी तो कम से कम उतना जनरेट होना चाहिए. तो दैट वे इट इज़ रेड एज अ इन्वेस्टमेंट सेंटर. ठीक है, और डिटेल में अपन वो थ्योरी में आएगा जब पढ़ेंगे. तो अब यहाँ पर अगर किसी प्रोसेस को हमने प्रॉफिट सेंटर बना दिया तो ऑब्वियसली वो प्रोसेस आउटपुट जब रवाना करेगा वो कॉस्ट पे नहीं करेगा. क्यों
कि उसके प्रोसेस का इवैल्यूएशन जो है वो किस पे होगा कि उसके प्रोसेस ने प्रॉफिट कितना कमा के दिया। तो इसलिए वो जब आउटपुट अगले प्रोसेस को देगा वो कॉस्ट पे नहीं प्रॉफिट जोड़ के देगा। अपन ने जो अकाउंट्स में डिपार्टमेंट अकाउंटिंग वाला चैप्टर पढ़ा है उसका भी लॉजिक यही है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट पब्लिक को भी माल बेच रहा है और दूसरा वाला मांगने आ गया मेरे को भी दे दो, तो वो डिपार्टमेंट का मैनेजर भी प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर है। तो उसका मैनेजर यही बोलेगा देखिए साहब ईयर एंड में मैनेजिंग डायरेक्टर का जो रिपोर्ट मांगेगा वो सीधा ये देखेगा प्रॉफिट कितना कमाना था और कितना कमा के दिया। तो मान लीजिए वो डिपार्टमेंट ने इस बार 10 लाख की परचेजेस करी, बाज़ार में उसको 15 लाख में बेच सकता है और डिपार्टमेंट 2 मांगना आ गया नहीं नहीं मेरे को दे दो, तो अगर उसको 10 लाख में दे दिया तो डिपार्टमेंट 1 या जो प्रोसेस 1 है कहेगा ईयर एंड में मेरी तो बैंड बजने वाली है। क्यों? वो ये थोड़ी देखेंगे कि आपने किसको दिया नहीं दिया, कि भाई आपने प्रॉफिट कितना कमाना था कितना कमाया नहीं कमाया छोड़ो, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर को इतना टाइम थोड़ी है सब रामायण सुनने का। सो दैट वे वो कहेगा कि मैं तो नहीं देने वाला, ठीक है, मैं तो बाज़ार में बेचूंगा। अच्छा लॉजिक ये है प्रोसेस 1 या डिपार्टमेंट 1 वो कहेगा एक काम करो डिपार्टमेंट 2 वाले को आपको माल चाहिए ना, मैं बाज़ार में बेच के आता हूँ आप बाज़ार से ख़रीद लो, वहाँ से भी कितने में लाओगे 15 लाख में, तो मेरे से भी लेना है तो कितने में लेना पड़ेगा 15 लाख में। ओके तो दैट इज़ व्हाट इज़ द इशू विच अराइजेस, ठीक है। हाँ आप कहेंगे ये तो तकलीफ वाली काम हो गई, अंदर ही अंदर प्रॉफिट की बातें कर रहे हो, ठीक है वो है। और इसलिए मैंने आपको शायद कहा भी था से फाइनल में यू हैव अ चैप्टर ऑन ट्रांसफ़र प्राइसिंग कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स किस रेट पे ट्रांसफ़र करें, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम और होती है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। वो मैनेजमेंट कन्फ्लिक्ट्स पड़े होंगे ना। क्यों? क्या आप कहेंगे कि इस डिपार्टमेंट को बाज़ार में बेचने के बजाय दूसरे को देना कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है। कैसे? मान लीजिए ये बाज़ार में 15 लाख में बेचता है, कितना कमाएगा 5 लाख। सपोज ये प्रोसेस 2 को दे तो 10 लाख रुपए तो लग ही चुके हैं। प्रोसेस 2 मान लीजिए और 10 लाख का खर्चा करेगा, कितना 20 लाख, और फिर 30 लाख में बेचेगा, तो कंपनी को ओवरऑल फ़ायदा कितना होगा 10 लाख, ठीक है। अब ये प्रोसेस 2 वाला कहता है मैं तो 10 में नहीं लेता, नहीं सॉरी 15 में नहीं लेता मैं तो, क्लियर कि मेरे को काम ही नहीं करना। क्यों? कि दोनों प्रॉफिट सेंटर हैं। प्रोसेस 1 वाला कहेगा मैं 10 में नहीं दूंगा, मेरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जाता है। प्रोसेस 2 वाला कहेगा मैं 15 में नहीं लेता, मेरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कम हो जाता है, वो भाड़ में गई कंपनी, ठीक है। तो वहाँ पर ऑफ कोर्स ट्रांसफ़र प्राइस क्या होनी चाहिए वो फिर अपर मैनेजमेंट फिक्स करेगा। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, अगर इन डिपार्टमेंट्स को इन प्रोसेसेस को हमने प्रॉफिट सेंटर बनाया तो वो कॉस्ट पे तो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, वो प्रॉफिट जोड़ के ही क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे। और अब अपने इस चैप्टर की बात करूं, प्रॉफिट जोड़ के जब ट्रांसफ़र करेंगे तो मेरा जो प्रोसेस अकाउंट बनेगा, अपन तो अब सिर्फ अकाउंट्स में आ जाते हैं वापस, सारी कॉस्ट यहाँ डेबिट हो जाएगी। हाँ पर ट्रांसफ़र जो होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। एकदम से ट्रेडिंग अकाउंट वाली फीलिंग देगा आपको। अच्छा डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग अकाउंट भी तो ऐसे ही बनाए थे। अच्छा ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इसके लिए सेल प्राइस है, सेकेंड डिपार्टमेंट के लिए वो क्या है कॉस्ट, उस पर और खर्चा करेगा फिर बेचेगा, उस पर और प्रॉफिट आएगा। हाँ सेकेंड डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट आएगा वो टोटल प्रॉफिट रिप्रेजेंट करेगा या सिर्फ सेकेंड डिपार्टमेंट ने जो अलग से कमाया। मान लीजिए 100 की कॉस्ट लगी, 120 में ट्रांसफ़र किया, प्रॉफिट हो गया इधर 20, फिर प्रोसेस 2 में 120 पे आएगा, और मान लीजिए 80 की कॉस्ट और लगी और 250 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना आएगा 50। तो ये 50 का प्रॉफिट कंपनी का टोटल प्रॉफिट है या ये सिर्फ इस सेकेंड प्रोसेस का प्रॉफिट है? अपन ने डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में जो भी डिपार्टमेंट ए बी बनाए उसमें जो प्रॉफिट आता था ए और बी का, तो ए का प्रॉफिट प्लस बी का प्रॉफिट टोटल होता था या बी का प्रॉफिट टोटल ही होता था? उस केस में मतलब डिपार्टमेंट अकाउंट्स के अंदर, मैं उस अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी के ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर P&L बनाते थे, तो डिपार्टमेंट वाइज जो प्रॉफिट आता था वो
इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का प्रॉफिट था, उसको जोड़ के कंपनी का प्रॉफिट निकलता था, या डिपार्टमेंट लास्ट डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट था वो कंप्लीट ही था, टोटल ही था, जोड़ के ही निकलता था। अच्छा, यहाँ पे सीधा सीधा देख लो ना, इसने खर्चा कितना किया 100 रुपये, इसने कितना किया 80 रुपये, टोटल कॉस्ट 180, बिका कितने में 250 में, प्रॉफिट कितना हुआ 70, 20 इधर 50 इधर। अच्छा, जब ये 120 को यहाँ आपने कॉस्ट मान लिया है तो ये जो प्रॉफिट आया है 120 को देख के आया है, मतलब इसमें वो 20 रुपये का प्रॉफिट तो इंक्लूडेड है ही नहीं। ये 50 रुपये का जो प्रॉफिट है तो अबव 20 रुपीज़ है, मतलब कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना होगा 50 + 20 70। डिपार्टमेंट ट्रेडिंग में भी वही हाल था, यहाँ पे भी वही रहेगा, क्योंकि सिंपल है, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे को प्रॉफिट जोड़ के दे रहा है तो जितना उसने कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ा वो उसका प्रॉफिट रह गया, आगे वाले का प्रॉफिट तो जब उससे ऊपर बेचेगा तभी होएगा। क्लियर? अब तो कुल मिला के अब ये जो प्रोसेस अकाउंट हम बनाएंगे उसमें कॉस्ट तो आएगी आएगी, ट्रांसफ़र प्राइस क्योंकि कॉस्ट से ज़्यादा होगी तो हर डिपार्टमेंट में हर प्रोसेस में बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा प्रॉफिट। या कई बार क्वेश्चन रेट दे देगा 20% जोड़ के देना है, तो ये कॉस्ट आई 20% जोड़ा, सेलिंग प्राइस आ गई, प्रॉफिट आ जाएगा। अब तकलीफ़ कहाँ आएगी कि प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को कुछ दिया। अच्छा, प्रोसेस 1 में अगर क्लोजिंग स्टॉक रह गया तो उसमें कोई प्रॉफिट होगा क्या? वो याद आ गया, पहला डिपार्टमेंट जो सिर्फ बाज़ार से ही खरीदता है उसके पास जो भी स्टॉक होगा उसमें किसी दूसरे डिपार्टमेंट का दूसरे प्रोसेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, उसमें कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं है, वो कॉस्ट ही है। पर अब मान लीजिए इस प्रोसेस ने सारा ट्रांसफ़र नहीं किया, कुछ क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, तो ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक का मतलब इसमें इसका भी होगा, थोड़ा बहुत इसका भी होगा। याद आया भाई डिपार्टमेंट? तो आप कहेंगे प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा और फिर इस पर जितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है, अनरियलाइज्ड है, उसका स्टॉक रिजर्व बनाओ। तो फर्स्ट प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं है, बट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रोसेस जो भी होगा उसमें आप कहेंगे जितना पिछले डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसमें से जो पिछले डिपार्टमेंट का प्रोपोर्शनेट गुड्स हैं उस पर जो पिछले डिपार्टमेंट्स ने प्रॉफिट जोड़ा है प्रोसेसेस ने, वो हमको क्या करना पड़ेगा एलिमिनेट, और वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर लेंगे। तो अब इसका मतलब प्रोसेस अकाउंट जब बनाऊँगा, स्टॉक अगर नहीं है तब तो झगड़ा ही नहीं है, बिंदास सीधा सीधा बनाया, काम ख़त्म। ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं, जब भी क्वेश्चन आया है स्टॉक के साथ ही आया है। ठीक है, मतलब सेकेंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस सब में ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग में भी क्या होगा, प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा, क्लोजिंग में भी वापस अपने को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर जाकर के प्रोसेस वाइज क्या होगा, प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो आप कहेंगे अब इतनी माथा बच्ची करनी है, तो अपने कंफर्ट के लिए व्हाट वी डू इज़ हम ये प्रोसेस अकाउंट जो बनाएंगे वो 3 कॉलम में बना लेंगे, टोटल अमाउंट, कॉस्ट और प्रॉफिट। ओके, तो ताकि क्या होगा, हर लेवल पे हमको ध्यान रहेगा। जैसे प्रोसेस 2 बनाया, आप कहेंगे टोटल 120 है, इसमें कॉस्ट 100 रुपये और प्रॉफिट 20 रुपये है। ठीक है, फिर और खर्चा वर्चा लिख देंगे, और मान लीजिए लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक लिखना है तो हम वो इधर नहीं लिख के क्या करेंगे, यहीं से माइनस कर देंगे। तो अपने आप अपने को प्रोपोर्शनेट पता है कितना जुड़ा हुआ है, सीधा वो रेशियो से क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। तो इसका मतलब हर प्रोसेस अकाउंट अब जो बनाएंगे वो 3 कॉलम में बनाएंगे, एक टोटल कॉलम, एक कॉस्ट कॉलम और एक प्रॉफिट वाला कॉलम। हाँ, ये टोटल कॉलम समझ लीजिए इस प्रोसेस का कॉलम है, प्रोसेस 2 का, और ये जो 2 कॉलम है ये कंपनी के रेफरेंस से है। जैसे 120 रुपये, प्रोसेस 2 के लिए 120 क्या है, कॉस्ट, पर कंपनी के लिए कॉस्ट कितनी है 100 रुपये, और उसमें प्रॉफिट कितना है 20 रुपये। तो ये अगले 2 कॉलम हमारे मेमोरेंडम कॉलम है, ये समझ लीजिए, ये सिर्फ मेरे को स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, बाकी तो कॉलम ये वाला ही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 21, क्लास असाइनमेंट। A Limited produces a product which passed through 2 processes before it is completed and transferred to finished stock. Following data relate to September 21 amount in rupees, process 1, process 2 और finished stock, तीनों ही अकाउंट दे दिए। तो इस क्वेश्चन में को finished stock अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि रामायण वहाँ पे भी है। finished stock में जो प्रोसेस गुड्स पहुँचेगा वो फर्स्ट और सेकेंड दोनों से गुजर के पहुँचेगा।
तो दोनों ने उस पर क्या कर रखा है, प्रॉफिट जोड़ रखा है, तो रिवर्सल वहाँ पे भी चाहिए। ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्लोजिंग स्टॉक। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग। ना प्रोसेस वन के ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं है, होगा भी नहीं, क्यों प्रोसेस वन तो बाजार से खरीदता है। हाँ, बट प्रोसेस टू का जो ओपनिंग स्टॉक है कितना है, 3600। क्वेश्चन कह रहा है उसमें प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है भाई, 600 रुपये। तो ये 3600 में प्रॉफिट अगर 600 रुपये है तो कॉस्ट कितनी हो गई, 3000। फिनिश गुड्स जो 9000 रुपये का ओपनिंग है उसमें प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है, 3300। तो बाकी की हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट। नाउ output of process 1 is transferred to process 2 at 25% profit on transfer price, and the output of process 2 is transferred to finished stock at 20% profit on transfer price. Be very clear, transfer price मतलब सेल्स प्राइस कह दो, तो कॉस्ट का परसेंटेज चेंज हो जाएगा। स्टॉक्स इन प्रोसेस आर वैल्यूड एट, अंडरलाइन करिएगा, प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन ने कह दिया स्टॉक का वैल्यूएशन हम प्राइम कॉस्ट पे करते हैं। आप कहीं गलत है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स तो जुड़ना चाहिए कम से कम कॉस्ट शीट, ठीक है, पर क्वेश्चन कह रहा है नहीं प्राइम कॉस्ट, तो ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ने से पहले ही हम क्या करेंगे, स्टॉक का वैल्यूएशन कर देंगे। फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस टू। हाँ, प्रोसेस टू से जिस भाव में आएगा फिनिश स्टॉक वाला अपना वैल्यूएशन उसी पे करता है, वो तो वही करेगा। क्यों कि फिनिश स्टॉक में खुद में तो कोई खर्चा लगता नहीं है, जितने में प्रोसेस टू ने दिया उसमें से जो बच गया उसी रेट पे वैल्यूएशन करता है। नाउ सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वाज 56,000। प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, फिनिश स्टॉक अकाउंट शोइंग प्रॉफिट एलिमेंट एट ईच स्टेज। शुरू करिए भाई। हाँ जी, प्रोसेस वन अकाउंट। हाँ जी, फॉर्मेट बना दिया है। एक बार पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आप लोग कॉपी करना, फालतू ओवर राइटिंग नहीं होना आपके। ओपनिंग स्टॉक, मैं सिर्फ टोटल कॉलम भरूंगा, ये कॉस्ट और प्रॉफिट वाला बाद में करेंगे। हाँ, ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस वन है जी 3000। मटीरियल, लेबर 4000, 4480। लेस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, कितना हुआ भाई, 13480। क्लोजिंग कितना है, 1480, ये हो गया 12000। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स 4000। हाँ, ये जोड़ दूँ तो ये क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट 16,200। अब प्रॉफिट जोड़ दूँ, हाँ प्रॉफिट कितना है भाई, हाँ कॉस्ट का, सॉरी सेल्स का कितना था 25, तो कॉस्ट का 1/3 हो जाएगा। मेरे को नहीं मालूम क्या था,
हाँ 20% प्रॉफिट ऑन, सॉरी 25% ऑन ट्रांसफ़र प्राइस था, तो सेल्स का 25% है, 1/4 तो कॉस्ट का 1/3, मतलब तो 1/3 जोड़ो भाई, 5400, ये प्रॉफिट जोड़ दूँ तो ट्रांसफ़र प्राइस आ जाएगी 21,600। हाँ, सो अंडरस्टैंड, मैंने सिर्फ ये समझ लीजिए ये दो कॉलम है ही नहीं, ओके सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बना रहा हूँ, तो आप कहेंगे हाँ ये प्रोसेस कहेगा, ये खर्चा लगा, ये खर्चा लगा, ये स्टॉक है। हाँ, क्वेश्चन ने कहा था प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करना है, तो इसलिए अपन ने मटेरियल लेबर लेकर के माइनस कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए। अच्छा, ओपनिंग वाला तो आना ही चाहिए, इसको ऐसे भी कह सकते हो, मटीरियल प्लस लेबर प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। भाई कैसे ही करो, घूम फिर के तो यही रहेगा। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल कॉस्ट आ गई, प्रॉफिट जोड़ दिया। और यार अच्छा, प्रोसेस प्रॉफिट वाला नहीं होता, 16,200 ट्रांसफ़र करते, अपन ने 16,200 में 5400 जोड़ा और ये ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ इफ आई प्रिपेयर प्रोसेस सेकेंड अकाउंट, अगेन सिर्फ टोटल कॉलम बना रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक 3,600, देन इनपुट प्रोसेस 1 से 21,600 वो आ गया। हाँ, मटेरियल 6,000, लेबर 4,500, हाँ टोटल लेस क्लोजिंग स्टॉक 1,800, ओवरहेड्स हाँ वापस से वो 1,800 ही है, सो ये हो गया 36,000। अब ये प्रोसेस 2 बोलेगा मेरी कॉस्ट कितनी है भाई, 36,000। देखिए प्रोसेस 2 को कोई मतलब नहीं है पिछले प्रोसेस ने कॉस्ट पे भेजा कि प्रॉफिट जोड़ के भेजा, वो तो ये कहेगा मेरे पास स्टॉक ये था, ये खर्चा किया, ये स्टॉक पड़ा है, ये मेरी कॉस्ट हो गई। अब ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स, प्रॉफिट का पॉइंट नहीं होता तो कितने पे ट्रांसफ़र होता, 36 पर। कहता रुको मैं भी प्रॉफिट जोड़ूंगा, कितना परसेंट जोड़ना है इसको, 20% ऑन ट्रांसफ़र प्राइस, तो 1/6 हो जाएगा। तो प्रॉफिट 1/6 कम्स टू 9,000। तो ट्रांसफ़र किस पे करेगा भाई, अच्छा सॉरी अच्छा ये 1/4 ही किया आपने, हाँ सो 1/4 9,000, so transfer comes to 45,000. Now finished goods account. Opening stock, finished goods वाले के पास कितना है भाई, 9,000। फिर इनपुट प्रोसेस 2 से 45,000 लेस क्लोजिंग, या एक बार पहले टोटल लगा लूँ कितना हो गया भाई, ये 54,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 4,500, 49,500। और अगर मैं यहाँ पे सेल्स लिख दूँ कितने में किया भाई, 56,000 में, ओके तो इस फिनिश गुड्स का भी प्रॉफिट आ गया कितना, 6,500 रुपये। हाँ, फिनिश गुड्स में क्योंकि और तो कोई खर्चा लगता नहीं, बस इनपुट आया, क्लोजिंग स्टॉक, ओके एक तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, सेल्स आ गई। हाँ, अपन ने जितने भी डिपार्टमेंट वाले ट्रेडिंग बनाए वो ऐसे ही बनाए। ये तो ठीक है, मैंने 3 कॉलम बना दिए हैं। मान लीजिए प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 सिंगल कॉलम में ही बनाऊँ, प्रोसेस 1 एंड 2, तो ओपनिंग स्टॉक 3,000, 3,600, फिर मटेरियल 6,000, 6,300, लेबर 4,480, 4,500, ओवरहेड्स 4,200, 1,800। बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2, हाँ प्रोसेस 1 वाला 2 को कितने में ट्रांसफ़र कर रहा है भाई, 21,600। अच्छा जो इसके लिए सेल होती थी वो इसके लिए क्या होती थी, परचेस। फिर क्लोजिंग स्टॉक
हाँ, फर्स्ट प्रोसेस में 1480, सेकंड में, हाँ ये क्वेश्चन ने दिए भैया। अच्छा, सेकंड वाले ने थर्ड को फिनिश गुड्स को कितने में ट्रांसफ़र किया? हाँ, वो अपन ने निकाला है 45,000 रुपये। हाँ जी, तो अब इनका अगर मैं जीपी निकालूँ, हाँ मैंने 2 अकाउंट ही बनाए, अदरवाइज़ तीसरा भी बना सकते हो आप, फिनिश गुड्स वाला। ठीक है, फिनिश गुड्स वाला कहेगा ओपनिंग 9,000, 45 आया, सेल 56,000, क्लोजिंग ये प्रॉफिट। हाँ जी, तो इनका जीपी देख लीजिए, 5,400, 9,000। हाँ, फिर अपन अगर कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाएंगे, ये जीपी आ जाएगा, ये आ जाएगा, और तीसरा वाला भी बनाऊँ तो ये आ जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या काम रह जाता था अपना? स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग वाला भी और क्लोजिंग वाला भी। ठीक है, हाँ अभी तक लिखा तो नहीं है ना कुछ भी। अब अपन ये 2 कॉलम और भरना शुरू करते हैं। मतलब ये 2 कॉलम जो है, ये अपन जो अकाउंट्स में स्टॉक रिजर्व वाली मेहनत करते थे, ठीक है, उसी के लिए है। हाँ, अकाउंट्स में आप कहेंगे हम डायरेक्टली बाद में अलग से ही कर लेते थे कि ओपनिंग वाला कैलकुलेट कर लिया, क्लोजिंग वाला कर लिया और कंसोलिडेटेड पीएनएल में लिख दिया। ओके, यहाँ पे मैं यहीं पे कर लूँगा। अब मुझे ये बताइए, प्रोसेस 1 में जो भी ये खर्चे हैं, हाँ ये प्रोसेस 1 के खर्चे हैं, इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है। प्रोसेस 1 में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब जो कुछ भी लिखा है ये उसकी कंपनी की क्या है? कॉस्ट ही है। हाँ, स्टॉक भी कंपनी की कॉस्ट ही है। हाँ, ये ध्यान रखना भाई, प्रॉफिट है, इधर नहीं, प्रॉफिट वाले कॉलम में आएगा। टोटल कितनी हो गई भाई? 21,600। हाँ, मैच हो रहा है भाई, 16,200 और 5,400। तो समझिए, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जो 21,600 में गुड्स ट्रांसफ़र किया है, इसकी कॉस्ट कितनी है? 16,200, और इसमें प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है? 5,400। अगेन आई एम सेइंग दीज आर माई मेमोरेंडम कैलकुलेशन जस्ट टू कैलकुलेट स्टॉक रिजर्व। आगे वो कहाँ है? अभी तक तो प्रॉफिट ये तो हमने किया हुआ ही था, अब ये यहाँ से हेल्प करना शुरू करेगा। नाउ आई हैव द 2 कॉलम्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आपका यहाँ 21,600 जो आया है, उसमें कॉस्ट कितनी है भाई? 16,200। प्रॉफिट कितना था? 5,400। हाँ, मटेरियल जो लगा, हाँ ये 2 कॉलम कंपनी के रेफरेंस से है, मेमोरेंडम कॉलम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोसेस 2 ने 6,300 का मटेरियल खरीदा मार्केट से, मटेरियल एडेड, इसमें कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, कॉस्ट वही है। लेबर कॉस्ट इनकर करी, इसमें कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ है क्या? नहीं। हाँ, ओपनिंग स्टॉक 3,600 है, क्या इसमें कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? आप कहेंगे हाँ, क्वेश्चन ने दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है? 600, यानी कि कॉस्ट कितनी हो गई? 3,000। क्लियर? टोटल लगाओ भाई। भाई 600 और 5400 अलग किया हुआ है, तो बाकी की 30,000 ही आएगी। ठीक है, तो ये अगर 36 है तो कॉस्ट कितनी है? 30, प्रॉफिट कितना है? 6,000। नाउ अंडरस्टैंड, ड्यूरिंग द मंथ हमारी 36,000 की जो कॉस्ट सॉरी अमाउंट है, उसमें कंपनी की कॉस्ट कितनी है? 30,000, और उसमें प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है? 6,000। ये प्रॉफिट किसने जोड़ा है भाई? प्रोसेस 2 ने या प्रोसेस 1 ने? नहीं, दोनों ने। मतलब प्रोसेस 2 के पास खुद के पास जो स्टॉक है, वो खुद भी प्रॉफिट जोड़ेगा क्या उस पर? अगर मान लीजिए मैंने कोई भी स्टॉक पिछले प्रोसेस से लिया और वो मेरे पास बच गया, तो उसके स्टॉक के वैल्यूएशन में खुद का प्रॉफिट भी जोड़ूंगा, या जो पिछला जुड़ा हुआ था बस वही रहेगा? खुद का तो जोड़ने वाला ही नहीं है। खुद का तो कब जोड़ूंगा? जब आगे ट्रांसफ़र करूंगा। कोई भी खुद के स्टॉक पे प्रॉफिट जोड़ता है। हाँ, बट उसके पास जो भी माल आया है, उसमें तो पिछले वाले ने प्रॉफिट जुड़ा हुआ ही था। आप कहेंगे अब स्टॉक रिजर्व बनाना है। सुनो भाई, 36,000 में 30,000 की कॉस्ट है, 6,000 का प्रॉफिट है। इस 36 में से अगर 1,800 का स्टॉक मेरे पास पड़ा है, तो प्रोपोर्शनेटली निकाल सकता हूँ। आउट ऑफ 36,000 1,800 का अगर स्टॉक है, तो ये कितना होगा? 1,500। ये कितना होगा? 300। हो गया मेरा काम। अकाउंट्स वाले चैप्टर में अपन क्या करते थे कि क्लोजिंग स्टॉक 1,800 है,
फिर अपन कहते थे इस 1800 में से पिछले डिपार्टमेंट का हिस्सा कितना, तो आप कहेंगे 30,000, 36,000, 6,000। ओके, अच्छा अब अगर अपन वैसे अदर वे राउंड भी कहेंगे, आप कहेंगे ये वाला है 21,600 प्लस इसमें कितना है 3,000। अपन क्या करते थे, पहले प्रपोर्शन निकालते थे फिर जी पीरियड अप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट दोनों काम साथ में हो रहे हैं। ये प्रपोर्शन भी निकल रहा है और सीधा सीधा क्या आ रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है कि 36,000 रुपये का जो कॉस्ट है उसमें ओवरऑल पिछले डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट कितना जोड़ा हुआ है, 6,000। हाँ देखिए, अकाउंट्स में हम क्या करते थे, मैं फिर रिपीट करता हूँ। अकाउंट्स में अपन कहते थे स्टॉक कितना है 1800 का, इसमें निकालो प्रोसेस 1 वाला अमाउंट कितना है, फिर उस पर क्या करते थे, प्रोसेस 1 की जीपी रेट लगाते थे। यहाँ पे मैंने इस 36,000 में सीधा ही निकाल लिया प्रॉफिट कितना है, 6,000। भाई अगर मैं सीधा ये कह दूँ 1800 में इतना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो सीधा प्रॉफिट ही तो अलग करना है। नहीं तो अपन वहाँ 2 स्टेप में करते थे कि मान लीजिए 1800 में से निकालते थे, एक पिछले डिपार्टमेंट का 1500 का है, फिर अपन कहते थे पिछले डिपार्टमेंट ने इसे प्रॉफिट कितना जोड़ा है, 300 रुपये का। यहाँ मैं वो माता बच्ची नहीं करके थोड़ा सा अलग वे से कर रहा हूँ। यहाँ मैं सीधा ये कह रहा हूँ 36,000 की जो टोटल कॉस्ट आई है, इसमें जो 2 प्रॉफिट हैं 600 और 5400 जुड़े हुए किसने हैं, पिछले वाले नहीं, तो उसमें प्रॉफिट कितना है, 6,000। यानी कि ओवरऑल कॉस्ट कितनी है, 30,000। इस 30,000 में पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी है, खुद की कॉस्ट भी है। अच्छा, अपने को तो अब रेशियो से करना क्या है, जब ये मालूम चल गया 36,000 में प्रॉफिट कितना है, 6,000, तो 1800 में कितना होगा, 300। हाँ, दिस इज बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज। क्यों कि इसमें मैंने ओपनिंग को भी क्या किया है, इंक्लूड किया है। फीफो करूँगा तो क्या करूँगा, ये वाला 5400 और ये वाला बेसिस लगेगा। हाँ, पर बाय डिफ़ॉल्ट इस मेथड में ऑलवेज टिल नाउ एवरी टाइम वेटेड एवरेज हैज़ बीन यूज्ड। ओके, तो अपने को वेटेड एवरेज ही क्या करना है, काम में लेना है। ठीक है, कि ओपनिंग में प्रॉफिट इतना था, इस बार वाले में इतना था, तो ओवरऑल प्रॉफिट इतना था, तो ये स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन हो गया। हाँ, अब इससे एक चीज़ और पता चल गई, ये जो क्लोजिंग स्टॉक 1800 है ना, इसमें पिछले डिपार्टमेंट का और अपना सब मिला के कॉस्ट कितना है, 1500, इसमें प्रॉफिट कितना है, 300। आप ये मत समझ लेना 1800 में से पिछले डिपार्टमेंट का 1500 का गुड्स है, 1800 में 300 का प्रॉफिट है, 1500 क्या हो गई, कॉस्ट। 1500 कॉस्ट का मतलब पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्लस हमारी कॉस्ट सब मिला के कितनी है, 1500। ओके, तो जैसा भी है वी गॉट दिस वैल्यूज़। हाँ, माइनस करोगे कितना अमाउंट आएगा भाई, 28,500, 5,000। हाँ, फिर 1800 की कॉस्ट और लग गई, 30,300, 5,700। हाँ, फिर ये प्रॉफिट जुड़ा भाई। हाँ, प्रॉफिट तो सीधा यहीं पे आएगा। देखिए, प्रॉफिट ऐड कर रहे हो तो वो तो कॉस्ट में जुड़ना नहीं है। देखिए, कॉस्ट वाला जो कॉलम है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, कॉस्ट। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, ये कंपनी की कॉस्ट है, ये आज तक का प्रॉफिट है, और ये प्रोसेस का अकाउंट है। हाँ जी, अब आगे। हाँ, यहाँ पे भी 2 कॉलम कंप्लीट करने हैं, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो प्रोसेस 2 से फिनिश गुड्स में जो गया वो भेजा कितने में, 45,000 में। हाँ, पर उसमें कॉस्ट कितनी लगी हुई है, 30,300, और उसमें प्रॉफिट कितना है, 14,700। हाँ, क्योंकि इसकी अगर मैं टोटल लगाऊंगा ये आ रहा है भाई 45, 30,300, 14,700। अब यहाँ पे भी अगले 2 कॉलम कंप्लीट करें, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। हाँ, कॉस्ट कितनी है, सॉरी 45,000 के अंदर 30,300, 14,700। हाँ, ओपनिंग का क्वेश्चन ने दिया हुआ है। फिनिश गुड्स के ओपनिंग में प्रॉफिट कितना था, 3,300, यानी कि कॉस्ट कितनी थी, 5,700। हाँ, जोड़ लगाइए भाई। यानी कि जो 54,000 टोटल आया है उसमें कंपनी की कॉस्ट तो 36,000 ही है, 18,000 तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये प्रॉफिट किस किस का है, 1 और 2 दोनों का है कि सिर्फ 2 का है, दोनों का है। क्यों, ये वाला 1 का था, ये यहाँ तक पहुँचा, फिर इसमें 2 का प्रॉफिट भी जोड़ दिया, यानी कि ये जो 18,000 रुपये 14,700 था, ये 1 और 2 दोनों का है। तो ओपनिंग वाला भी जो है ये भी 1 और 2 दोनों का है। अब स्टॉक रिजर्व बनाऊंगा, ये भी 1 और 2 दोनों का कंबाइंड बनेगा। अच्छा देखिए, अपने डिपार्टमेंट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे,
फर्स्ट सेकंड को भेज रहा था, सेकंड वापस फर्स्ट को, 2 से ज़्यादा 30 डिपार्टमेंट ही नहीं थे। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड को भेजता है प्रॉफिट जोड़ के, सेकंड वाला उस पर और प्रॉफिट जोड़ के थर्ड को भेजता है, तो थर्ड के पास जो माल पहुँचा है उस पर 2 जनों ने प्रॉफिट जोड़ रखा है, फर्स्ट ने भी और सेकंड ने भी। तो थर्ड के पास जो स्टॉक पड़ा है उस पर स्टॉक रिजर्व जो मेरे को बनाना है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों ने जो कंबाइंड प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो, तो ये वाला जो है ये कंबाइंड ही आ रहा है। अब 4500 का स्टॉक बचा है। हाँ, अगेन वही रेशियो लगाएंगे, 54,000 में अगर 18,000 है, 4500 में कितना होगा 1500, तो कॉस्ट कितनी होगी 3000। हाँ, तो ये कम्स टू 33, ये हो गया आपका 16,500। नया प्रॉफिट कितना जुड़ा भाई 6,500, तो ओवरऑल हो गया 56,000, 33,000, 23। नाउ व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स, अंडरस्टैंड, जो हमने फाइनली गुड्स बेचा है ना पब्लिक को, उसकी कंपनी की ओरिजिनल कॉस्ट तो सिर्फ कितनी थी 33, उस पर प्रोसेस 1 2 3 सब ने मिला के प्रॉफिट कितना कमाया 23,000, और बेचा कितने में 56,000 में। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। तो याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा, ये जो 2 कॉलम है ना कॉस्ट और प्रॉफिट, ये किसके रेफरेंस से है, कंपनी के रेफरेंस से, और ये जो टोटल कॉलम है ये हमारे इस प्रोसेस का कॉलम है। ये तो हमने अपना बाइफर्केशन किया है सिर्फ किसके लिए, ताकि ये स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन हो जाए। इसको अब थोड़ा सा एक और तरीके से समझें। हाँ, ये मैंने बनाया ही था। अगर मैं इसमें फिनिश गुड्स अकाउंट भी बनाऊँ, ओपनिंग स्टॉक कितना लिखूँगा 9,000, परचेज में कितना लिखूँगा 45,000, सेल में कितना लिखूँगा 56, तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा 6,500। एक ये प्रॉफिट, एक ये प्रॉफिट, एक ये प्रॉफिट। इसके बाद अगर मैं कंसोलिडेटेड P&L बनाऊँ तो प्रॉफिट कितने कितने ट्रांसफ़र होंगे 5,400, 9,000, 6,500। मैं डिपार्टमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से मैच करवा रहा हूँ। फिर आप क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक रिज़र्व। ओपनिंग स्टॉक रिज़र्व प्रोसेस 1 में तो कुछ है नहीं, प्रोसेस 2 में कितना है 600, प्रोसेस 3 में कितना है 3,300, दोनों मिला के कितना हुआ 3,900। फिर क्लोजिंग स्टॉक रिज़र्व आ गए, प्रोसेस 2 में बनाया हमने कितना 300, इधर कितना बनाया 1,500, टोटल 1,800। हाँ, नेट प्रॉफिट निकालो तो ये अकाउंट्स के हिसाब से बता दिया कि अगर मैं कंसोलिडेटेड P&L बनाऊंगा, तीनों के जीपी आ गए, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, फाइनल नेट प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में जाएगा, और यहाँ पे भी यही आ रहा है 23,000 रुपये का प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, हाँ, 56 के सामने मैं लिख दूंगा ये 33,000 एंड 23,000। तो अंडरस्टैंड, ये जो प्रॉफिट आ रहा है ना, ये सिर्फ डिपार्टमेंट 3 का नहीं है, ये 1 + 2 + 3 एज अ होल कंपनी ने इस सेल पे कितना प्रॉफिट अर्न किया। ओके, बना लो भाई। हाँ, ये नहीं बनाना है, ये तो सिर्फ आपके समझाने के लिए था। हाँ, फर्स्ट प्रोसेस में याद रखिएगा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट नहीं होगा। सेकेंड प्रोसेस में होगा, थर्ड में होगा, फिनिश गुड्स में भी होगा। फर्स्ट प्रोसेस में क्योंकि जो भी गुड्स है वो सब मार्केट से ही खरीदे गए थे, इसलिए उसमें कोई प्रॉफिट का कंटेंट नहीं होता।
20, हाँ। तो इसमें भी ये रहा इस प्रोसेस का कॉलम, 5400 इस प्रोसेस का प्रॉफिट है, 9000 इस प्रोसेस का प्रॉफिट है, 6500 इस प्रोसेस का प्रॉफिट है। अगले दो कॉलम जो है वो अपनी कैलकुलेशन, अपनी कन्वीनियंस के लिए, अदरवाइज़ आप कहोगे मत बनाओ, नहीं बनाओगे तो ये वाली कैलकुलेशन करने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये वाली कैलकुलेशन के लिए ये वाली मेहनत चाहिएगी कि भाई इसमें प्रॉफिट कितना है, तो आप कहेंगे पहले ये निकालो इसमें पिछले डिपार्टमेंट का गुड्स कितना, फिर पिछले डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट किस रेट से जोड़ा, तो वो सब करने के लिए करना पड़ेगा। तो इसलिए अपन साथ साथ में क्या करते हैं, ये दो कॉलम बना लेते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिकली ये रेशियो लग गया इसके अंदर, क्योंकि 30,000 की जो कॉस्ट है ना, उसमें पिछले डिपार्टमेंट का तो 16,200 ही है। ओके, अच्छा 30,000 में जो 6,000 का प्रॉफिट है, ये उस 16,200 वाला प्रॉफिट ही है। 16,200 प्लस ये वाला मिला करके जो भी समझिए। तो जब अपन ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो जो अपने अकाउंट्स में किया था कि क्लोजिंग स्टॉक में 70% पिछले डिपार्टमेंट का है, तो अपन इंटू 70% करते थे, फिर जीपी रेट लगाते थे। यहाँ पे मैंने इंटू 70 इंटू जीपी रेट के बजाय ये प्रपोर्शनेटली जब किया, जीपी रेट ही कम हो गई ना भाई। 30,000 में 6,000 का प्रॉफिट है, जबकि ये तो क्या करता था, सीधा 25% जोड़ रहा था। तो अगर 30,000 में 25% जोड़ता तो अमाउंट तो क्या होता, ज़्यादा होता। अमाउंट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें खुद का खर्चा भी क्या हो गया, ऐड हो गया। तो अल्टीमेटली आंसर तो वही आएगा। जैसे अपन ने इक्विवेलेंट यूनिट्स में पढ़ समझा ना कि या तो यूनिट्स को आधा करके रेट से मल्टीप्लाई कर दो, या रेट को क्या करोगे, आधा करोगे, आंसर तो सेम ही आएगा। तो अपन वहाँ क्या करते थे, टोटल स्टॉक पहले करते थे इंटू, मान लीजिए 70% पिछले डिपार्टमेंट का है, फिर पिछले डिपार्टमेंट का सपोज जीपी रेट 20% है, तो पहले x को 70% से मल्टीप्लाई किया, फिर 20 से मल्टीप्लाई किया। इफेक्टिवली क्या हुआ, 17 × 20 इज़ 14%। तो अगर मैं टोटल अमाउंट को 14% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर वही आएगा। तो वो अपन टेक्निक यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, हो तो क्यों नहीं सकता, वहाँ पे भी हो सकता है। पर वहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन आपको परसेंटेज देता है कि इसमें क्लोजिंग में इतना प्रोपोर्शन पिछले डिपार्टमेंट का है मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे वो दिया हुआ नहीं है, तो अपने को ही निकालना है, तो अपने सीधा सीधा कैलकुलेट ही हो गया। हाँ, हो गया भाई।
यस, कहाँ प्रोसेस 1 2 हो गए? और वैसे ये जो पार्ट है ना, ये सबसे आसान है, बस आपको फॉर्मेट दिमाग में फिट रहना चाहिए। हर क्वेश्चन में बस यही प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करनी है। बस 3 कॉलम अच्छे से फिट रहने चाहिए। टोटल कॉलम मतलब उस प्रोसेस का कॉलम, कॉस्ट और प्रॉफिट कंपनी के लिए कॉलम। ओके, वैसे एक बार आप जब शुरू कर दोगे अपने आप ही जो इधर कैरेट डाउन है वो इधर क्या होगा, ब्रॉड डाउन, तो अपने आप वो चलता रहेगा। हाँ, क्या हुआ? नहीं, आ जाए फिर करना ही मत। ये कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाए और साथ में कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स भी है। ठीक है, ये 3 कॉलम के बाद एक कॉलम और चाहिएगा। इसमें सबसे खास बात आपने ध्यान नहीं दी, यूनिट्स का कॉलम है ही नहीं। ठीक है, तो यूनिट्स भी आ जाए तो ऐसा कोई क्वेश्चन करना ज़रूरी थोड़ी है। अगली बार एग्ज़ाम दे देंगे पर क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है हाँ, बार दर ना दे देना आप लोग। ठीक है, हाँ अरे क्या अभी तक नहीं हुआ था क्या? वापिस लिखूं? ओपनिंग कितना था? 9000। प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट 5000। हाँ, दिस वाज हाँ भाई, हो गया? Finished? Next, question 22. A Limited produces product AXC which pass through 2 process before it is completed and transferred to finished stock. Following data relates to October 21. Process 1, process 2, finished stock, opening stock, direct material, direct wages, factory overheads, closing stock, inter-process profit included in opening stock. Output of process 1 is transferred to process 2 at 25% profit on transfer price. Output of 2 is transferred to finished stock at 20% profit. Stock in process are valued at prime cost. Finished stock is valued at the price at which it is received from process 2. Sales amounted to 14,000. 1,40,000. हाँ जी,
required. Prepare process cost account, finished goods account, showing profit element at each stage. शुरू हो जाओ. है तो सब सेम ही है, होमवर्क है भी 3 क्वेश्चन यही है, बस प्रैक्टिस करनी है अब अपने को. हाँ, कौन से 4 में से कोई 2 करना ही हूँ. 50%. हाँ अभी तो करो. आप तीनों कॉलम साथ में भरेंगे. ओपनिंग स्टॉक 7,500. इसमें कोई प्रॉफिट है क्या? प्रोसेस 1 में तो हो ही नहीं सकता है, तो कॉस्ट भी 7,500. नया मटेरियल ऐड हुआ 15,000, तो डेफिनेटली प्रॉफिट इसमें कुछ नहीं है. लेबर वाज 11,200, इसमें भी प्रॉफिट कुछ नहीं है. प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे. क्लोजिंग स्टॉक इज 3,700. हाँ, इसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं है. हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स 10,500 रुपये, इसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं है. हाँ, प्राइम कॉस्ट कितनी हुई भाई? 3,700. 33,700 माइनस 3,700, 30,000 प्लस 10,500, 40,500. हाँ जी, प्रॉफिट 1/3. हाँ जी, सो ट्रांसफ़र प्राइस कम्स टू 54,000, जिसमें कॉस्ट 40,500 की और प्रॉफिट 13,500 का है. Yes, process 1 completed. So, process 1 opening material, labor, prime cost, closing, factory overheads, total cost. हाँ, यहाँ तक कोई प्रॉफिट नहीं है. फिर प्रोसेस 1 ने फर्स्ट टाइम अपना प्रॉफिट ऐड किया, तो कंपनी वाले कॉलम में प्रॉफिट आ गया. अच्छा, इस प्रोसेस ने भी कमाया है, इसलिए इसमें भी आ गया. तो वी गेट द ट्रांसफर प्राइस. नाउ प्रोसेस 2 अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस 2 में 9,000 का है. हाँ, इसमें प्रॉफिट है 1,500 रुपये, तो कॉस्ट कितनी हो गई? 7,500. इनपुट आया 54,000 में, जिसकी कॉस्ट है 40,500. प्रॉफिट इज़ 13,500. नया खर्चा मटेरियल 6,300, लेबर 4,500. हाँ, इसमें क्या हुआ? ओ सॉरी, ओ सॉरी, पिछला क्वेश्चन देख. हाँ जी, 15,750, 11,250. हाँ, इसमें तो कोई प्रॉफिट्स है नहीं. 90. Now there is a closing stock of 4,500. हाँ जी, अब 90,000 की कॉस्ट 75,000 है, प्रॉफिट 15,000 है, तो 4,500 में 3,750, प्रॉफिट 750. We are left with 85. अब ओवरहेड्स 1,500 रुपीज़, सॉरी
4,500 rupees. तो ये हो गया 90,000. 70, 750, 14, 250. प्रॉफिट इस बार सेल्स का 20% है तो कॉस्ट का 1/4 हो जाएगा, 22,500. तो ट्रांसफ़र प्राइस 1,12,500, कॉस्ट 75,750, प्रॉफिट इज 26. Now, finished goods account. ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 22,500 का है. हाँ, इसमें प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है? 8,250. सो प्रॉफिट कॉस्ट इज 14,250. नाउ क्लोजिंग स्टॉक 11,250 है. हाँ, प्रोपोर्शनेटली निकाल लेंगे. 1,35,000 की कॉस्ट अगर 90,000 और प्रॉफिट 45,000 है तो 11,250 में $123, $750, $82, $500, $41, $250. हाँ, अब सेल कितने में हुआ है भाई? 1,40,000 में अगर सेल हुआ है. हाँ, कॉस्ट तो उसकी 82,500 ही है. अच्छा, 1,23,750 में आया और 1,40 में बिका, तो इस डिपार्टमेंट का खुद का प्रॉफिट 16,250, नया प्रॉफिट और ऐड हुआ इतना, तो टोटल प्रॉफिट कितना? 57,500.
Yes. Finished? तो होमवर्क में 3 क्वेश्चन है, 19, 20, 21 कर लेना भाई। 19 और 21 दो कर लेना, टाइम कम हो तो, ठीक है।